हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए आज जो है आपके सामने कक्षा 10 बायोलॉजी में दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। दूसरे वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मानव में पाचन को। मानव में पाचन को यानी डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन को पढ़ने वाले हैं हम लोग। डाइजेशन इन ह्यूमन। देखिए आप लोग पिछली वीडियो में हमने जो है जाना था जीवधारियों में पोषण के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवधारियों में पोषण दो प्रकार से होता है, मुख्यतः सुपोषण और प्रपोषण टाइप का। तो अगर मानव में पाचन की बात की जाए, यानी मानव में पोषण की बात की जाए पहले, तो मानव में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है, परपोषण के अंतर्गत आता है। यानी मानव जो है एक परपोषी जंतु है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। तो मानव में पोषण के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है मानव में पाचन। क्या है, मानव में पाचन, यानी इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इधर हमने एक जो है फिगर ड्रा किया हुआ है, फिगर पहले से ही बनाया हुआ है ताकि जो है समय की बचत हो सके। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से फिगर को देख लीजिए और इस फिगर को जो है अपनी कॉपी में बहुत ही साफ साफ जो है बना लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन में आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अगर उसमें फिगर है तो फिगर को बहुत ही सही तरीके से बनाया जाए तो नंबर बहुत ही बढ़िया जो है आते हैं। ठीक है, यानी फिगर का जो है बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर फिगर आप अच्छा बना रहे हैं और उसी फिगर के ऊपर जो है आप लिख दीजिए कि क्या क्या फिगर में दिखाई दे रहा है, उसी हिसाब से जो है लिखते जाइए, बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो मानव में अगर पाचन की बात करें तो सबसे पहले पाचन कहते किसको हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यानी ये पाचन शब्द होता क्या है, डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन का मतलब जो है आप लोग जनरली यही जानते होंगे कि भोजन को पचा देना, वही है पाचन। लेकिन अगर हमने ये बताया कि भोजन को पचा देना यानी भोजन का पाचन कर देना, फिर पाचन की परिभाषा कहाँ हुई। तो पाचन की जो परिभाषा होती है वो सही ये होती है कि मानव में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों, मानव में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सब जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ETC, ये सब क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी कि मानव में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों, ब्रैकेट में ये चीज़ लिख लेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे एवं सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। को छोटे छोटे एवं सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे इसको जो है छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाए, या इसको तोड़ दिया जाए, या इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाए, या इसको तोड़ दिया जाए, तो ये जो प्रक्रिया होगी वो पाचन कहलाएगी। अब इस प्रक्रिया में यानी पाचन की प्रक्रिया में जो हमारे शरीर में अंग भाग लेते हैं उनको हम लोग पाचन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन अंग कहते हैं। और जो ग्रंथियाँ भाग लेती हैं पाचन में उसको हम लोग पाचक ग्रंथि बोलते हैं। तो ये हुई पाचन की परिभाषा। उसके बाद हम लोग पाचन में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मानव में जो पाचन होता है वो निम्न स्टेप में होता है। पहला जो है मुख में पाचन होगा, दूसरा जो पाचन होगा वो हमारा मुख के बाद आएगा ग्रसनी तथा ग्रासनली में, ग्रसनी तथा ग्रासनली में। उसके बाद जो तीसरा होगा हमारा वो होगा आमाशय, चौथा जो होगा हमारा वो होगा छोटी आंत, छोटी आंत। पांचवा जो होगा बड़ी आंत, छठवां जो है वो है मलाशय।
ठीक है, यानी मानव में पाचन के अंतर्गत ये सभी अंग जो है भाग लेते हैं। अब अगर पहले की अंग की बात की जाए तो पहला अंग आपको फिगर में दिख रहा है, ये मुख है, यानी मुख द्वार है, अंदर मुख है, ठीक है, मुख एवं मुख द्वार है। तो सबसे पहले हम भोजन जो है मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो हमारे मुख द्वार से होता हुआ जैसे ही मुख में प्रवेश करता है भोजन, और उसको दांतों के द्वारा जो है पीसा जाता है। पहले दांतों के द्वारा जब उसको पीस दिया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में जो है, हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर, यानी जो है ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनका फार्मूला आप लोग जो है पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। क्या होता है भाई, 2/2 आई, कहीं अलग लिख दे रहे इधर। दंत सूत्र क्या होता है मानव का, 2/2 आई 1/1 सी पे 2/2 पीएम प्रीमोलर 3/3 मोलर। ठीक है, ये हमारा दंत सूत्र होता है। ठीक है, इसको नोट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, बाद में हम नोट करा देंगे इसको। तो जैसे ही भोजन हमारे मुख में प्रवेश करता है, मुख में दांतों द्वारा जो है वो पीस दिया जाता है। ठीक है, दांतों द्वारा जो है मुख्यतः भोजन को पीसने में जो हमारे प्री मोलर और मोलर दांत होते हैं, यानी चवर्णक और अग्र चवर्णक दांत होते हैं, वो मुख्यतः भाग लेते हैं। फिर उसके बाद जब भोजन अंदर पहुँचता है, जैसे ही थोड़ा सा अंदर पहुँचता है तो यहाँ पर एक लार ग्रंथि पाई जाती है, और उस लार ग्रंथि द्वारा जो है एक रस का श्रावण होता है। उस रस में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, इंग्लिश में लिखते हैं पटाइलिन, PTY से, लेकिन पढ़ते हैं टाइलिन। तो टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को जो है सरल शर्करा में तोड़ देता है, सरल शर्करा में तोड़ देता है। कौन? ये एंजाइम टाइलिन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंतर्गत आएगा, यानी जैव रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आएगा, और अभिक्रियाएं जो है उत्प्रेरक या एंजाइम के माध्यम से भी होती हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम जो है वो भाग ले रहा है इस अपक्रिया को कराने में, जो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्यूक्रोज, इन चीज़ों में जो है, माल्टोस, इन चीज़ों में जो है तोड़ देती है। यानी भोजन का लगभग पाचन कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद फिर भोजन हमारा धीरे धीरे, जब कार्बोहाइड्रेट का कुछ मात्रा में पाचन हो गया तो फिर धीरे धीरे जो है ये भोजन ग्रसनी से होता हुआ और ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। हमारी ग्रसनी और ग्रासनली में भोजन के किसी भी भाग का पाचन नहीं होता है। ठीक है, बस ये केवल एक मार्ग का कार्य करता है, जो भोजन को जो है मुख से कहाँ पर पहुँचाता है, आमाशय तक पहुँचाता है, एक मार्ग का कार्य करता है। ये जो ट्रेकियल रिंग लगे हुए हैं, छल्ले लगे हुए हैं, वो इसको जो है क्रमानुकुंचन गति में प्रेरित करते हैं, रिदमिक मोशन करवाते हैं। जैसे ये इस प्रकार से गत करता रहता है, ऐसे गत करता रहता है, जिसके कारण हमारा भोजन बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर पहुँच जाता है, यानी आमाशय में पहुँच जाता है। फिर आमाशय में अगर देखा जाए तो आमाशय में जो आमाशय की दीवार होती है चारों तरफ की, ठीक है, लेयर होती है, परत होती है अंदर से, उसमें बहुत सारी जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इन जठर ग्रंथियों द्वारा जो है जठर रस का श्रवण होता है, जठर रस निकल आ जाता है। जठर रस में अगर बात की जाए तो जठर रस में मुख्यतः 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है HCl और एक होता है पेप्सिन। HCl और पेप्सिन। जो HCl होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। ये भोजन में मिलकर भोजन को अम्लीय बना देगा और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देता है। और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो भोजन में हमने जो ग्रहण किया उसमें जो प्रोटीन होता है उसके पाचन में ये सहायता प्रदान करता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। फिर इस प्रकार से हमारा भोजन जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, फिर उसी समय जो है यकृत द्वारा पित्त रस का श्रावण होता है, यानी बाइल जूस का श्रावण होता है, और बाइल जूस जाकर हमारे भोजन में मिल जाता है और भोजन को जो है वो उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि अम्लीय भोजन था ही और जाकर उसमें क्षार मिल गया, भोजन का उदासीन कर देता है। यही कभी कभी होता है जब हमारा यकृत काम करना बंद कर देता है या बहुत ही कम पित्त रस का श्रावण करता है। ठीक है, तो हमें जो है हमारे जो है बॉडी में
एसिडिटी बनने लगती है, यानी अम्लीयता होने लगती है, क्योंकि वो अम्ल जो है वो उदासीन नहीं हो पाया है, क्योंकि क्षार उसमें मिला नहीं, फिर उदासीन हो नहीं पाया, तो इस कारण जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं अपन। तो ये जाकर जो यकृत में उपस्थित पित्तरस होता है वो जाकर हमारे भोजन में मिल जाता है और भोजन को उदासीन माध्यम में कर देता है। इस क्रिया को हम लोग जो है भोजन का इमल्सीकरण इस क्रिया को जो है हम लोग वसा का इमल्सीकरण कहते हैं, क्योंकि जो पित्त रस होता है वो खासकर जो है वसा के इमल्सीकरण में यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, कुछ मात्रा में ये वसा का पाचन कर देता है। उसके बाद जो भोजन है हमारा वो धीरे धीरे यहाँ पर एक सी आकार की जो है नलिका दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। वास्तव में जो ग्रहणी होती है वो छोटी आंत की ही भाग होती है, इसी छोटी आंत की ही भाग है। ठीक है, तो ये ग्रहणी जो है, ग्रहणी से होता हुआ हमारा भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है, और इसी समय जो है जब ये ग्रहणी में पहुंच रहा होता है तो उसी समय अग्न्याशय में उपस्थित अग्न्याशयी रस जो है भी उस भोजन में मिल जाते हैं। और अग्न्याशयी रस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइपेज, एक एंजाइम का नाम है लाइपेज, और दूसरा है ट्रिप्सिन। ये दो एंजाइम होते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जो अभी भी बचे हुए प्रोटीन हैं उनका पाचन ये कर देता है, और जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है। वसा को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे वसा को तोड़ देगा ये वसीय अम्ल में। ठीक है, और जो प्रोटीन होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में किस रूप से तोड़ते हैं, एमिनो अम्ल के रूप में टूटते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल के रूप में टूटते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सरल शर्करा यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इन चीज़ों में टूटते हैं। ठीक है, प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड में। वसा किस में टूटता है, वसा अम्लों में। ठीक है, इन चीज़ों में इसका जो है टूटना हो जाता है। अब उसके बाद जो है भोजन हमारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में हमारे पाए जाते हैं आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय रस पाए जाते हैं। ये आंतरीय रस भोजन में उपस्थित जो क्या नाम है अपचित पदार्थ हैं उनका पाचन करते हैं, यानी जिनका अभी तक पाचन नहीं हो पाया है, चाहे वो प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, इन चीज़ों का पाचन नहीं हो पाया है तो उनका ये पाचन करते हैं जो आंतरीय रस होते हैं। यानी भोजन का पाचन यहीं पर पूरा हो जाता है, आंतरीय रस में ही, छोटी आंत में ही, आंतरीय रस के द्वारा। उसके बाद साथ ही साथ छोटी आंत में जो है भोजन का एक प्रकार से अवशोषण भी होने लगता है, यानी भोजन में जो पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण होने लगता है। ये जो आंतरीय रस होते हैं या जो आंत होती है हमारी, उसमें जो है उंगली नुमा उभार पाई जाती है। उस उभार को हम लोग जो है माइक्रोबिलाई बोलते हैं, माइक्रोबिलाई। ये जो माइक्रोबिलाई होती है यानी उंगली नुमा उभार होती है, वो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और जो है ब्लड में जाकर इसको घोल देती है पोषक पदार्थों को। फिर वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और एक एक कोशिकाओं को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, फिर छोटी आंत के जो है लास्ट भाग में, जब छोटी आंत से जो है होता हुआ क्या नाम है भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का केवल अवशोषण होता है। यानी भोजन में उपस्थित जो जलीय पदार्थ हैं या जो और भी पदार्थ थे उनको अवशोषित कर लेता है, और फिर जो अपचित भोजन होता है या वर्ज्य, भोजन में उपस्थित वर्ज्य पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, उनको ये धीरे धीरे कहाँ पर पहुँचा देता है, मलाशय में पहुँचा देता है। तो इस प्रकार से मलाशय में जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, या अपचित पदार्थ होते हैं जिनका अपपाचन नहीं होने वाला है, वो यहाँ पर धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं और वो गुदा द्वारा जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं समय समय पर। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव में भोजन का पाचन क्रमिक रूप से होता है। पहले मुख में होता है, फिर ग्रसनी में होता है, फिर ग्रासनली में, और फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्रम से हेडिंग वाइज जो है इसको लिख लेंगे, जिस तरह से हमने समझाया है कि मुख में क्या होता है, ग्रसनी और ग्रासनली में क्या होता है, आमाशय में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, ठीक है, मलाशय में क्या होता है। इस प्रकार से पूरी चीज़ों को जो हमने आपको समझाया है वो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बढ़िया से बना सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जो है मानव में पाचन को समझाया कि किस प्रकार से मानव में पाचन होता है। ठीक है, आप लोग जो है ये वीडियो आपको कितना समझ में आया ये ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए भाई, ताकि हम जो है कोई कमी हो हमारे अंदर, ठीक है, तो उस कमी को हम जो है अगली वीडियो में दूर कर सकें। ठीक है, और आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद।